तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। देखिए, जो हमारी यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है साइंस और कंप्यूटर की, उसमें 10वें नंबर की वीडियो ये आपके सामने आ चुकी है। इसमें आज टोटल 32 प्रश्न है बच्चों। 9 वीडियोस जो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं 9वें वीडियो की लिंक भी दे दूंगा, तो कोई बच्चा अगर चाहे तो वहाँ से जाकर के उस वीडियो पे क्लिक करे और वो हमारी 9वीं वीडियो पे पहुँच जाएगा। उसी के नीचे आपको बाकी सारी वीडियोज़ हमारी मिल जाएंगी, जो कि साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ आपके लिए अपलोड की गई हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि 5 तारीख का जो एग्ज़ाम है कनिष्ठ सहायक का, उसके लिए ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अगर कोई बच्चा वन दरोगा का एग्ज़ाम दे रहा है स्पेशली, तो 40 से 50 वीडियो अपलोड की जाएंगी। बार बार मैं बोलता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये 40 से 50 वीडियो या 45 से 50 जितनी वीडियोस आपके सामने होंगी, देखेंगे सिलेबस कितने में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए अपलोड कर दी जाएंगी सभी वीडियोस, तो आप हमारी वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का वो भी लाभ उठा सकें या वीडियोस का लाभ उठा सकें। आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी ये सभी वीडियोस। चलिए जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है आज की वीडियो में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन कूट से करना है, ठीक है। आपके सामने है, एक तरफ उपकरण और यंत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी मापक राशि दे रखी है। जैसे अमीटर से हम क्या मापते हैं, हाइग्रोमीटर किस में मापा जाता है, ठीक है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, ठीक है। स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाता है, जल्दी से बताइए, सामने आपके कूट भी हैं। चलिए मैं बता देता हूं इसका जवाब। अमीटर से आपकी विद्युत धारा, ठीक है, ये सही हो गया, ए का सी हो गया, ठीक है। हाइग्रोमीटर से आपका सापेक्षिक आर्द्रता, यानी दूसरे का डी हो गया। तो ए का सी और दूसरे का डी, यानी आपका ये ऑप्शन बी बिल्कुल मुझे करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। बैरोमीटर से क्या हो जाएगा, आपका दाब हो जाएगा, और स्प्रिंग तुला से आपका भार हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रडार उपयोग में आता है, काफ़ी बार ये सवाल करा चुका हूँ, रडार, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। रडार की जो है, सबसे पहले आप फुल फॉर्म देख लीजिए। रडार क्या होता है हमारा, रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये भी पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में, ठीक है। रडार की फुल फॉर्म क्या है आपकी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। इसको आप क्लियर कर लीजिए। चलिए, अब ये पूछ रहा है आपसे सवाल कि रडार उपयोग में किस उपयोग में आता है, तो आपको बता दें, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न, परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए इसका ऑप्शन बता देते हैं आपको, बी बिल्कुल करेक्ट होगा, परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। अगर समस्थानिक की जगह संभारिक होगा तो ठीक इसको उल्टा कर देना, परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके ऊपर जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ बच्चों, जल्दी से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है, ठीक है। एक तरफ भौतिक राशियां दी गई है, दूसरी तरफ उनकी मापन इकाइयां दी गई है, ठीक है। जल्दी से बताइए कौन किससे रिलेटेड है, जल्दी से बताइए। चलिए बता देते हैं आपको इसका सही जवाब। देखिए, त्वरण जो हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, त्वरण का मात्रक, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बल का मात्रक, ये यहाँ गलत लिखा गया है, बल का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। और कृत कार्य मतलब किया गया कार्य, जूल, ठीक है। जूल कार्य का मात्रक होता है, आपको पता होना चाहिए, और आवेग को हम सेकंड में माप लेंगे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वें नंबर का प्रश्न है आपका, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के ताप का प्रक्षेपण समान होता है, जबकि ताप का मान है, मतलब किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। सिंपल लैंग्वेज में जल्दी से आप बता दीजिए। -40 डिग्री, 0 डिग्री, 32 डिग्री, 100 डिग्री, जल्दी से बताइए।
इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों -40 डिग्री पर जो हो जाता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का माप जो है बराबर माना जाता है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। चलिए जल्दी से देर ना करते हुए आंसर बता देते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, रेशम, चमड़ा, नायलॉन। जल्दी से बताइए। देखिए नायलॉन इसमें प्राकृतिक बहुलक हो जाएगा। नायलॉन जो है कृत्रिम होता है, उच्च कार्बन बहुलक द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं यह उपयोग योग्य नहीं रहता है। हीरा तांबे व लोहे से कठोर है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है आपके 1 2 3 4, 1 3 2 4। जल्दी से जवाब दीजिए। सही उत्तर बताना है, सही क्या है इसमें से। तो सही बच्चों कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति ए, और हीरा तांबे व लोहे से कठोर है। तो आपको पता ही है प्रकृति का सबसे जो कठोर तत्व होता है वो आपका हीरा ही होता है। तो ए और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, जीव यौगिक, सभी जीव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, गंधक। जल्दी बताइए, सभी जानेंगे। बच्चों कार्बनिक यौगिक होते हैं, जितने भी हमारे जैविक यौगिक होते हैं सभी कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। ठीक है, इनमें कार्बन ही मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है, सबको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पित्तल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्य सम्मिलित होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला अनिवार्य रसायन है। कूट है आपका 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1 3 4। जल्दी से जवाब दीजिए, इसका क्या सही जवाब होगा। इसमें बच्चों 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी 1 3 और 4 सही हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेना आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अदरक, राइजोम, केसर, बीज, अफीम, अफीम की डूडी, संतना। जल्दी से बताइए। बच्चों केसर जो है बीज नहीं होता, केसर पुष्प होता है। शायद ही मैं आपको पहली वीडियोस में करा भी चुका हूँ। ठीक है, केसर हमें पुष्प से प्राप्त होता है, आप जरूर इसको नोट कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इनमें लोहा होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ लोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। जल्दी से बताइए जवाब। कूट आपके सामने है, जल्दी से दीजिए जवाब। रुधिर वर्णिका यानी ब्लड कॉर्पोसेल्स, ब्लड कार्पोसेल्स मतलब रक्त में अगर बात करें तो रुधिर वर्णिका 40% होती है। टोटल 40% हमारी रुधिर वर्णिका पाई जाती है ब्लड के अंदर। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चारों चीज़ें इसमें मिलेगी। लोहा होता है, रक्त को लाल रंग प्रदान करेगा, कुछ लोगों के लिए प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक भी इसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। अम्ल वर्षा होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए इसके ऊपर सबसे पहले जल्दी से, मोस्ट इंपोर्टेंट। जल्दी से आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिए जल्दी से पढ़ के। चलिए मैं बता देता हूँ इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल वर्षा। ठीक है, SO3 और SO2 मुख्यतः उत्तरदायी होती हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और आपका SO3 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, वैसे SO2 गैस ऑक्सीजन से मिलकर जो है जो जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, अगर इसमें एक और ऑक्सीजन मिला देंगे आप तो ये SO3 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और बाकी इसमें नाइट्रिक अम्ल की भी HNO3 का भी विद्यमानता होती है। तो इसको भी देख लेना आप थोड़ा अम्ल वर्षा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? देखिए अगला सवाल वही है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अभी बताया आपको,
अभी आपको ऊपर ही बताया है। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, SO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को, सभी को पता होगा, रिपीटिंग सवाल है, जल्दी से इसको आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का रंग निर्भर करता है तीव्रता पर, तरंगदैर्ध्य पर, आवृत्ति पर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए इसका। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, चलिए मैं बता देता हूं आपको, तरंगदैर्ध्य पर। जो प्रकाश का रंग निर्भर होता है वो तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, रेड जो होता है उसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है, और नीले रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। ब्लू की सबसे कम और रेड की सबसे ज़्यादा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? बम के ठीक ऊपर, बम गिरने के स्थान से आगे, बम गिरने के स्थान से पीछे, उसके पीछे या उसकी गति पर निर्भर। जल्दी से दीजिए जवाब। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा बम के ठीक ऊपर। देखिए समान गति से जो उड़ने वाला जहाज है, जब उससे बम गिराया जाता है तो उस बम के पृथ्वी तक पहुंचने तक जहाज बम के ठीक ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जहाज से गिरते समय बम का प्रारंभिक वेग जहाज के वेग के बराबर होता है। जो बम का प्रारंभिक वेग होगा ना वो जहाज के वेग के बराबर होगा। साथ ही बम पर गुरुत्वीय त्वरण भी कार्य करेगा, नीचे से जी भी कार्य करता है उसके ऊपर, जिससे उसका पथ प्रवलाकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल की ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। जल्दी से इसका जवाब सी हो जाएगा। आपको पता ही है ओजोन परत के बारे में, ठीक है, सभी जानते हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। वायुयान के टायरों को फुलाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन। कराया भी है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। कच्ची चीनी को रंगीन करने के लिए किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? लकड़ी का चारकोल, पशु चारकोल, नारियल या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा पशु चारकोल। चलिए 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल की स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता किसके द्वारा दूर की जा सकती है? ठीक है, जल की जो स्थायी और अस्थायी कठोरता को किससे दूर किया जा सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। उबाल कर, छान कर, आसवन कर, निथार कर। जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आसवन से। आसवन विधि द्वारा जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दोनों दूर की जा सकती है। इस विधि में क्या होता है, जल को ना आप उबाल देंगे, वाष्प के रूप में परिणित कर लिया जाता है, और जब वाष्प बन जाती है तो पुनः वाष्प को संघनित कर जल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयले की किस्म जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम तथा अधिकतम होती है वह क्या होता है? पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। कोयले में जो कार्बन की मात्रा न्यूनतम और अधिकतम नमी होती है वह क्या है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों लिग्नाइट। ठीक है, इसका ऑप्शन बी लिग्नाइट करेक्ट हो जाएगा। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, लिग्नाइट को, ये आप नोट कर लेना। किसे भूरा कोयला कहते हैं? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। ठीक है, कार्बन की मात्रा न्यूनतम अर्थात इसमें 45% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और नमी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जो ये सवाल है ना थोड़ा सा गलत लिखा गया है। इसमें सवाल इस तरह से, कोयले की किस्म जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम तथा अधिकतम नमी होती है, अधिकतम नमी होती है। ठीक है, नमी कर लेना इसको, वह है, तो वो क्या होता है आपका? लिग्नाइट होता है। भूरा कोयला भी इसको कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुचुक किस पदार्थ का स्रोत है? रबड़ का, जैव ईंधन का, मार्फिन का, कोडीन का? ये नशीले पदार्थ का एक स्रोत है बच्चों, मार्फिन का। ठीक है, मार्फिन एक नशीला पदार्थ है आपका, इसको आप देख लेना, मार्फिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 व सूची 2 को मिलान करना है और दिए गए जो कूट हैं उसकी मदद से आपको उत्तर का चयन करना है। मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी कर देता हूँ ताकि आप लोगों के सामने ऑप्शन भी आ जाए। जल्दी से देखना, एक तरफ विटामिन है, दूसरी तरफ उससे संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं कमी से होने वाली, वो लिखी गई हैं। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
विटामिन के की कमी से बच्चों नवजात शिशु रक्त संबंधी बीमारी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से आपका सूखा रोग हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से सभी को पता है बच्चों, ये तो काफ़ी बार आ भी चुका है, बेरी बेरी हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, रतौंधी विटामिन की कमी से। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डायलिसिस का संबंध इनमें से किसके अंग के रोग से है? डायलिसिस किस में होता है आपको पता ही है बच्चों, किडनी से रिलेटेड एक प्रक्रिया है। ठीक है, किडनी से रिलेटेड एक प्रक्रिया जिसे हम वृक्क भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि छान करके रक्त को शुद्ध किया जाता है। पहले रक्त बाहर निकाला जाता है, फिर उसको छान करके यानी उसको शुद्ध किया जाता है, क्योंकि इसमें जो किडनियाँ होती हैं वो ख़राब हो चुकी होती है मरीज की, वो रक्त को शुद्ध नहीं कर पाती हैं, तो बाद में फिर फिल्टर करके रक्त को वापस रोगी के शरीर में डाला जाता है। ठीक है, डायलिसिस। हमारे एक मित्र इसकी अच्छी व्याख्या करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है वैतीकरण, परावर्तन, अपवर्तन, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। डी ऑप्शन, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। तो डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, इसे कहते, वो है हमारा ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ठीक है, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर हृदय और फेफड़ों के रोगों की पहचान कर लेते हैं। इसे आला भी कहते हैं। स्टेथोस्कोप को आमतौर पर आला की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्शन क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन क्या है? आपका फाइल है। ठीक है, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? सभी को पता होगा, आजकल सभी टच स्क्रीन फ़ोन चलाते हैं, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? इन कुंजियों को बच्चों अल्फा न्यूमेरिक कुंजी भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए। आज के कंप्यूटर के जो प्रश्न है सारे इंपोर्टेंट है। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? सभी बच्चे लगभग, मतलब ये आपको 6-7 साल का बच्चा भी जवाब दे देगा, उसको सब पता है आजकल। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे बच्चों पोर्ट कहते हैं, पोर्ट के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंटरनेट संबंधित है। ये इंटरनेट नहीं होगा बच्चों, ये ईथरनेट होगा। ईथरनेट। ईथरनेट किससे संबंधित है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन से रिलेटेड है। ठीक है, तो बच्चों आज के जो 32 सवाल थे वो आपके सामने हैं, और आप लोगों को करना वही है कि भाई जितने सवाल आप लोगों ने सही मारे होंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर जवाब देना कि सर मेरे इतने नंबर सही हुए हैं। और थोड़ा सा वीडियो लेट आने के लिए खेद है। थोड़ा सा कोचिंग सेंटर जो था जहाँ से हमारी टाइपिंग होती है बच्चों, वो कहीं और शिफ्ट हो रहा था, तो उस वजह से वो टाइपिंग नहीं करा पाए थे हम। बाकी फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए आप, वीडियो आपके लिए आती रहेंगी इसी प्रकार से। मैंने आपको बोला है 1 दरोगा तक आपकी 40 से 50 वीडियो तक मैं लेके आऊँगा, और अगर इनसे भी काम नहीं चला तो आगे और वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगा। तो जुड़े रहिए तब तक हमारे साथ। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।